दोस्तों आज की वीडियो में ना तो मैं आपको लाइक करने के लिए बोलूँगा, ना आपको शेयर करने के लिए बोलूँगा, ना ही आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है रिकवरी एजेंट और बाकी जो है जो एजेंसी वाले हैं उन्होंने इनके साथ में बहुत ही ज़्यादा जो है कि इनको परेशान किया। इनका जो कहते हैं एक तरह से शोषण करना, कुल मिला के इनका जो है कि शोषण किया है। बाकी सब चीज़ें जो है हम डिटेल बाई डिटेल जो है कि भाई से जानना चाहेंगे कि इनके साथ में क्या हुआ है, कैसे इनके साथ में फाइनेंस वालों ने क्या किया और ट्रैक्टर जहाँ से उन्होंने लिया है उस एजेंसी वालों ने इनके साथ में क्या किया है। टोटल चीज़ें जो है कि आप इनके द्वारा खुद ही आप जो है कि आपको सुनने को मिलेगा। सर पहले आप अपना परिचय दीजिए। हाँ सर नमस्कार, मेरा नाम गुलाब चंद्र है। मैं उत्तराखंड जिला उधम सिंह नगर से हूँ, सितारगंज से। हमारे पड़ोस में एक राज्य पड़ता है, हमारे पड़ोस का ही राज्य है उत्तराखंड, वहाँ से हैं। और उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है उधम सिंह नगर, वहाँ के निवासी हैं। तो ट्रैक्टर को मिला के एक मामला था कि एजेंसी वालों ने जो भी इनके साथ में किया है वो सभी चीज़ें आपको डिटेल से बताएंगे। उससे आप अच्छा ये बताइए मामला क्या है आपका, पूरा मामला क्या था? मामला हमारा लोन का था। ये लोन आपने किस प्रकार का लोन था? जी हमने ट्रैक्टर के लिए लोन लिया था। ट्रैक्टर के लिए लोन लिया था। आपके मन में ये ट्रैक्टर लेने का विचार कैसे आ गया? क्या इससे पहले कोई ट्रैक्टर था या नहीं था आपके यहाँ? जी मेरे पास ट्रैक्टर था, पुराना ट्रैक्टर था, HMT जीटर। अच्छा। काफ़ी पुराना था और वो मतलब खराब था, इसलिए मैंने मन में आया कि मैं उसे एजेंसी में, लोगों ने कहा एजेंसी में जाओ, वहाँ पे पुराने ट्रैक्टर मिल जाते हैं, वहाँ जाके ट्रैक्टर अपना दे देना, कुछ पैसे जमा कर देना, अपने ट्रैक्टर ले आना, तुम्हारा अच्छा खासा काम चलेगा। क्योंकि मेरा ट्रैक्टर पुराना बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए मेरे मन में ख्याल कि मैं ट्रैक्टर पुराना ले लूँ। लेकिन जब मैं एजेंसी पे गया तो एजेंसी वालों ने कहा कि भाई ऐसा है कि पुराना ट्रैक्टर लोगे तो फिर वही समस्या लगी रहेगी तुम्हारे पास, तो अब तुम ऐसा करो कि तुम पुराना छोड़ो, नया ले लो। उन्होंने हमें ये राय दी और हम ऐसे राय। इनको जब इनके पास में एक पुराना ट्रैक्टर था HMT था, इनके पास में पुराना एक ट्रैक्टर था HMT जीटर, वो आप लोगों को पता ही है, काफ़ी पुराना ट्रैक्टर है जिसको काफ़ी इनको उसके सर्विस के लिए दिक्कत होती थी, हमेशा खराबी रहता था, इससे कारोबार नहीं कर पाते थे। लमसम अपनी ज़मीन कितनी होगी? सर हमारे पास ज़मीन तो ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही एक एकड़ करीब है। 1 आध एकड़ इनके पास में। ज़मीन किसके नाम पे है? पिताजी के नाम पे। पिताजी के नाम पे। आपके नाम पे कुछ है? जी नहीं। ट्रैक्टर किसके नाम से है? जी मेरे नाम से है। ट्रैक्टर आपके नाम से हो गया है कि नहीं हुआ है? अभी सर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। लोन किसके नाम से हुआ था? जी लोन मेरे नाम से हुआ था। अच्छा, तो खेत जब आपका जो जोत वाली जो ज़मीन है वो आपके पापा के नाम पे है, तो ट्रैक्टर का फाइनेंस फिर आपके नाम पे कैसे हो गया? किसने करवा दिया? जी एजेंसी वालों ने करवाया। क्या बोले थे उन लोगों ने? वो उन्होंने कहा कि, हमने कहा देखो भाई हमारे पास ज़मीन इतनी नहीं है और मेरे नाम से नहीं है। उन्होंने कहा, पहले मैंने कहा पिताजी के नाम से होना चाहिए ट्रैक्टर, तो उन्होंने कहा पिताजी की तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई है तो उनके नाम से नहीं हो पाएगा, तो ये लोन तुम्हारे नाम से होगा। भाई मेरे छोटे, उनकी उम्र थी कम, मैं बड़ा था तो मेरी उम्र थी, तो बोले तुम्हारे नाम से हो जाएगा, तो उन्होंने हमारे नाम से कर दिया। अच्छा, कुल मिला के ऐसा हुआ कि जो ज़मीन है वो इनके पिताजी के नाम से है। और जब एक ट्रैक्टर लेने के लिए जब गए थे तो इनको जब जो पुराना ट्रैक्टर था वो काफ़ी उससे जो कि इनको परेशानी होती थी, तो इनको गांव के लोगों ने या कुछ और लोगों ने इनको राय दिया कि अरे एजेंसी पे जो है, आपको सब लोगों सबको पता होगा कि एजेंसी पे क्या होता है, एक्सचेंज करके जो है कि न्यू वाहन मतलब मिल जाते हैं। तो इनको लोगों ने राय दिया कि आप अपना पुराना ट्रैक्टर ले जाओ और वहाँ से जो है कि इसको दे के और कोई एक्सचेंज किया हुआ कोई ट्रैक्टर कोई बढ़िया हो तो वो आपको मिल जाएगा। जब एजेंसी पे गए तो एजेंसी के जो मालिक थे या जो वहाँ के मैनेजर, जो भी वहाँ कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने ये कहा कि आप पुराना तो लेके फंसे हुए हो, दोबारा फिर पुराना लेके फंस जाओगे, इससे बढ़िया ये है कि आप जो है कि नया ट्रैक्टर ले लो। अब नए ट्रैक्टर में क्या था कि जो ज़मीन है वो इनके पिताजी के नाम में है, जो भी ज़मीन थोड़ी मोड़ी इनके पिताजी के नाम पे, इनके नाम पे कुछ है नहीं, तो वो ट्रैक्टर आपके नाम पे क्यों नहीं हो रहा है? अब क्या बोलो कह रहे हैं एजेंसी वाले? और उस समय क्या कहे थे? उस समय तो उन्होंने कहा था कि सर, मैं कहा था उनसे तो हमारे पास ज़मीन नहीं है, पिताजी के नाम पे है। तो उन्होंने कहा था अरे ज़मीन के कागज इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे आधार कार्ड पे कागज बन जाएगा, RC बन जाएगी। लेकिन सर अभी बोल रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे नाम से RC ज़मीन के कागज चाहिए, खतौनी चाहिए। अच्छा जी, और सर मेरा नाम है नहीं ज़मीन, इनके नाम पे कोई ज़मीन नहीं है। ये पहले एजेंसी वालों को क्लियर कर चुके हैं कि ये ज़मीन मेरे नाम पे कोई भी ज़मीन नहीं है, जो भी ज़मीन है वो पिताजी के नाम पे। तो उस समय एजेंसी वालों ने बोला कि यार इसमें ज़मीन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका जो है कि आधार कार्ड पे
जो है कि आरसी आपकी बन जाएगी। अब सबसे बड़ी समस्या इसमें, सबसे बड़ा सवाल, अब दरअसल क्या होता है एजेंसी वालों का पंगा क्या होता है कि जैसे कोई कस्टमर गया तो उसके पीछे हाथ पैर धो के पड़े आते हैं। साथ ही तो आप लोगों को बढ़िया से पता होगा, जो भी इसमें कुछ फाइनेंसर भी देख रहे होंगे, कुछ इसमें कस्टमर भी देख रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग भी देख रहे होंगे कि जो एजेंसी वालों की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस के अपने करियर को खराब, करियर का जब सिविल खराब तो करियर खराब हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी इस वीडियो को देखते होंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ आप जानेंगे कि कैसे आप रिकवरी एजेंट और एजेंसी वालों से बचेंगे। क्योंकि एजेंसी वालों का मकसद होता है अपने प्रोडक्ट को सेल करना। उनके प्रोडक्ट सेल हो गए, उनको जो है कि उनका कमीशन मिल गया, बाकी जो है कि अब कस्टमर जाने और फाइनेंस कंपनी जाने। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ हमें बताओ कि आपको जब ट्रैक्टर लिया था तो उसमें जब आप एजेंसी पे गए थे ट्रैक्टर लेने के लिए, तो आपको उन्होंने मंथली जो किस्त जो बनी थी उसकी कितना बताया था? जी वैसे तो उन्होंने किस्त के बारे में वहाँ पे नहीं कहा था, लेकिन पहले किस्त की बात हमने किया तो हमने कहा सर हमारे पास इतनी किस्त देने की स्थिति नहीं है, तो हम सर बहुत देंगे तो 4 से 5 हज़ार रुपये दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप उसकी बात टेंशन मत कीजिए, हम सोचेंगे आपकी छोटी से छोटी किस्त कराने की। लेकिन सर जब उन्होंने ट्रैक्टर हमें दे दिया तो उसके बाद वो एजेंट हमारे घर पे आए, बोला कि ऐसा है कि तुम्हारी किस्त ऐसे मतलब 5,000 एक महीने, 5,000 दूसरे महीने और 23,170 रुपये तीसरे महीने में जाएगी। अच्छा, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये 2 महीने और तीसरे महीने की 23,170 रुपये। 23,170 रुपये। ठीक, उससे पहले आप ट्रैक्टर ले चुके थे या ट्रैक्टर लेने के बाद में उन्होंने ऐसी बातें बताई? जी ट्रैक्टर लेने के बाद में बताया। ट्रैक्टर लेने के बाद में, मतलब कुल मिला के। अच्छा, ट्रैक्टर लेने जब ट्रैक्टर आप घर ले आए थे तो उसमें आपने कितना अमाउंट जमा किया था? सर उस समय हमने 1,60,000 65,000 जमा किया था सर। अच्छा। क्योंकि सर हमारा पुराना जो ट्रैक्टर था उन्होंने उसे 60,000 रुपये में लगा दिया था और 1,00,000 रुपये हमारे पास नगद था। अच्छा, तो हम सर दे दिए, जमा कर दिए एजेंसी में। 1,60,000 जमा किए, उसके बाद में कोई अमाउंट? इसके बाद सर एजेंसी में हमें डाउन पेमेंट 3,00,000 रुपये जमा करना था। तो उन्होंने कहा भाई और पेमेंट लगेगा। तो सर हमारे पास जिसके लिए हमने जमीन ट्रैक्टर खरीदा लिया था सर उसे गिरवी में रख के सर हमें उन्हें पैसे दे दिए एजेंसी वालों को। कितना दिया बाद में? जी ऐसे ही लमसम 2,00,000 रुपये दिए। 2,00,000 जी। 1,60,000 पहले जमा किए थे और 2,00,000 रुपये आपने बाद में दिया, 3,60,000 रुपये हो गया। 3,00,000 रुपये आपको एजेंसी में जमा करना था, तो आपने 60,000 रुपये किसका जमा कर दिया, किस चीज़ का जमा कर दिया था? एक्स्ट्रा जो जमा हुआ आपका 60,000, वो कागज के लिए बोले कि आरसी इसी में बन जाएगी। अच्छा, मतलब 3,00,000 रुपये डाउन पेमेंट था प्लस 60,000 रुपये जो था वो आरसी का जमा करवा लिया गया था। अच्छा, ये ट्रैक्टर आपने कब लिया है? ट्रैक्टर का लोन कब हुआ है? 25 जुलाई 2017 में हुआ है। किस कंपनी से हुआ था उस समय? जी उस समय तो मैग्मा फाइनेंस से हुआ था। मैग्मा से हुआ था। जी जी। जिसको इन्होंने बाद में पूना वाला फाइनो क्रॉप, इसको जो है कि मैग्मा ने इस केस को दे दिया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या अभी तक आरसी बनी नहीं बनी? नहीं सर अभी तक नहीं बनी सर। क्या कह रहे हैं एजेंसी वाले? एजेंसी वाले सर अब कागज मांग रहे हैं मेरे से, तुम अपने नाम से खतौनी ला के दोगे तो बनेगा। जी। अच्छा, एजेंसी वाले अब कह रहे हैं खतौनी ला के दो तो बनेगा, और स्टार्टिंग में थे कि आपके आधार कार्ड भी बन जाएगा। पिताजी की उम्र जो है कि ज़्यादा हो गई थी, इस चक्कर में उनके नाम पे कोई फाइनेंस नहीं हो पा रहा था, एक समस्या थी। ठीक है, अब चलिए ये चीज़ है। अब ये बताइए आपका फाइनेंस वालों से क्या लफड़ा था? जी फाइनेंस वालों से हमारा लफड़ा यही था कि सर पहले EMI कैसे जमा करते थे आप, बैंक से या कैश दे देते? जी पहले तो 2 साल करीब हमने बैंक में ही जमा किया। उसके बाद सर लॉकडाउन लग गया। उसके बाद लॉकडाउन लगने के बाद सर 1-2-3 महीने किस्तें नहीं जमा किया हमने। फिर सर थोड़ी आर्थिक स्थिति हमारी खराब हो गई और सर जिसके लिए हमने ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर सर काम हुआ नहीं। मतलब सर हम उससे काम नहीं कर पाए सर, बिना कागज के काम तो करते नहीं उससे। तो सर हम ऐसे हमसे कमा नहीं पाए, तो सर किस्तें भी नहीं दे पाए। अच्छा, और उसके बाद अब इसमें इनका कहना यह है कि जब सबको पता होगा 22 मार्च 2020 को जो है कि लॉकडाउन लगा था। अब लॉकडाउन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं था, सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं था, पूरे संसार के लिए लॉकडाउन था। हर देशों में जो था कोविड को लेके हाहाकार मचा हुआ था। उसमें अच्छे लोगों का जो था कि कारोबार बंद हो चुका था, आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उस कंडीशन में जो है कि इनका बोलना यह है कि हमने जो है कि किस्त हम चुका नहीं पाए। जब आर्थिक स्थिति खराब थी, जब काम धाम बंद था, तो भाई किस्त तो पाया। उस समय काफ़ी लोग परेशान रहे, तो आप लोग समझते ही होंगे। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ? फिर सर किस्तें टूट गई, हम सर नहीं जमा कर पाए।
तो उसके बाद सर हमारे ऊपर सर प्रेशर आने लगा बैंक का। कहाँ कहाँ से फोन आते थे? जी कभी पूना से फोन आता था, तो कभी सर दिल्ली से, कभी ये दिल्ली से कौन बोलता था? जी कई लोग सर, नाम तो इतना याद नहीं, जैसे कोई ऑफिसर, कोई मैं पुलिस बोल रहा हूँ, मैं थाने से बोल रहा हूँ, तो मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, ऐसे भी फोन आते थे क्या? नहीं सर, ऐसे फोन तो नहीं आते थे, लेकिन कोई कहता था कि तुम्हारे नाम से वारंट कट गया है तो तुम्हें वहाँ की पुलिस पकड़ ले जाएगी, वहाँ की पुलिस पकड़ ले जाएगी। सर बहुत सर धमकाते थे हमें। अच्छा, गाली गलौज वगैरह? गाली गलौज भी देते थे, गाली गलौज करते थे। अब अगर इसको अगर कोई रिकवरी एजेंट अगर देखता हो तो बड़ा ध्यान से सुनना। आरबीआई की जो गाइडलाइन है, आरबीआई गाइडलाइन ये है सुबह 9 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद में आप किसी भी कस्टमर को फ़ोन नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप किसी भी कस्टमर का मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं। तीसरा ये आता है आप अभद्र भाषाओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चौथा ये है कि आप बगैर कस्टमर को बताए हुए उसके घर पे या जहाँ वो काम करते हैं वहाँ आप जाके उसके सामने दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको किसने बताया था या नहीं बताया था? नहीं सर, हमें किसी ने नहीं बताया सर, हमें नहीं पता था। अब ये रिकवरी एजेंट वाले जो होते हैं ये दबाव कहाँ देते हैं, ये लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कहाँ करते हैं? करते वहाँ ही हैं जहाँ की ये लोगों को दबा देते हैं। और इनके इस अभद्र भाषा से, इनकी इस व्यवहार से कितने कस्टमर जो हैं कि अंत में आत्महत्या करने के लिए तैयार होते हैं, कितने तो बेचारे फांसी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ आप मेरे लिए कि आपका जो अमाउंट जो था लास्ट में आपको कितना बताया गया था? जब कहते वारंट कट गया है, आपको पुलिस पकड़ने आ रही है, आपके घर पे भी आके बैठते थे लोग? जी सर। कौन आता था? जी सर, ये कितने लोग आते थे? सर करीबन 1-2 बार लोग आए कि करके आए थे। अच्छा, एक करके आए थे। जी। बीच में कभी ऐसा हुआ कि आपके यहाँ से मतलब पैसे ले गए हो, वो स्टेटमेंट पे ना आया हो, इसमें मतलब चढ़ाना हो, ऐसा तो? जी ऐसा भी हुआ हमारे साथ। कितना लमसम पैसा चला गया ऐसे? तो हमने कई को दिया कि सर मैंने अपने हाथ से 5,000 रुपये एक को दिया, फिर मेरे भाइयों ने दिया, फिर सर हम लोग फिर ऐसे नहीं तो हम सब मोबाइल से देने लगे पैसे, फिर सर वहाँ से भी नहीं दे पाए सर, हाथ से ही देने देते थे पैसे। मतलब कि आप उनको कैश देते थे? कैश के बदले कोई स्लिप देते थे या नहीं देते थे? सर एक आध बार तो दिया पहले, लेकिन सर बाद में नहीं दिया। जब घर से लेके पैसे तो सर नहीं, घर पे आया धमकाया वो पैसा ले गया। तो आप ये देख रहे हैं रिकवरी एजेंट वालों को क्या कहानी है। रिकवरी एजेंट वालों की कहानी ये है कि आपके घर पे आए, आपको धमकाए, आपको डांटे डपटे, आपको पुलिस थाने का जो कि दबाव दिखाया, आपने उनको पेमेंट दे दिया और वो पेमेंट ये आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने जाके आपके जो लोन अकाउंट है उसमें जमा करवाया होगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया आपका तरीका ये है कि आपका जब भी कोई किस्त टूट जाए तो आप घबराइए मत। इनका काम होता है आपको परेशान करना, आपको टॉर्चर करना। ठीक है, अब उससे ना घबराते हुए आप सीधे उसकी ब्रांच में जाइए। ब्रांच में जाके आप वहाँ के मैनेजर से बात कीजिए। मैनेजर से बात करने के बाद आप अपना स्टेटमेंट निकलवाइए। स्टेटमेंट निकालने का हर जगह पे थोड़ा अलग है, कहीं 50 में निकलता है, कहीं 100 में निकलता है, कहीं 200 में, कहीं 500 में। यही 700-800 के हेरफेर में आपको मान के चलिए। अगर आपका 10-12 हज़ार का अगर EMI है तो उसमें 700-800 रुपये खर्च करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं है। आप उसको निकाल के उस स्टेटमेंट में देखिए कि आखिर आपका अमाउंट जो आपने पीछे जमा किया, जो रिकवरी एजेंट के पहले वो जमा हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं जमा हुआ है तो सबसे पहले तो आप जब अगर नहीं जमा हो तो सबसे पहले आपको वहाँ पर सतर्क होना चाहिए। उसकी शिकायत तत्काल आपको जो कि मैनेजर से करनी चाहिए। सेकेंड बात ये आती है कि जब भी आपके घर पे कोई पैसा लेने आता है, कोई किस्त लेने के लिए आता है, तो आप उसको पैसा बिल्कुल ना दें। अब दें तो एक ही शर्त पे दें कि पहले आप उससे स्लिप जरूर ले लें और सबसे पहले उसका आई कार्ड मांग कर जरूर चेक करें क्या वो उसी कंपनी का है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई उसके बहाने कोई ठगने वाला आ गया, अक्सर ऐसा फील्ड में हो रहा है और होता भी है। अच्छा, एक चीज़ और भी बताइए, लास्ट में आपसे कितना पैसा मांगा था पूना वालों ने? जी लास्ट में तो 1,90,000 सर। 1,90,000। स्टेटमेंट में कितना पैसा दिखा रहा है? 1,84,616 रुपये। 1,84,614 रुपये। 1,84,614 रुपये आपके पास में अभी ये टूट दिखा रहा था कि इतना आपका टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये इन्होंने बाद में आपसे कितना मांगा था इसमें से? जी बाद में फिर बहुत हमने कहा सर हम इतना नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने 1,00,000 रुपये मांगा। 1,00,000 रुपये मांगा। उन्होंने अपने खाते में जो आपसे बात कर रहा था 1,00,000 रुपये आपका मैं सेटलमेंट करा दूंगा, तो अपने खाते में कितना मांग रहा था और कंपनी QR कोड में कितना मांग रहा था? सर वो बोल रहा था कि मतलब 50,000 मेरे खाते में डाल दो और 50,000 कंपनी QR कोड में डाल दो। ठीक है जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है,
जो इनके पास रिकवरी एजेंट आते थे उन्होंने ये बोला कि 50,000 रुपये आप हमारे खाते में डाल दीजिए और 50,000 रुपये मैं कंपनी QR कोड दे रहा हूँ, आप उसमें जो कि पैसे डाल दीजिए, आपका केस क्लोज हो जाएगा। आखिर वो रिकवरी एजेंट के खाते में पैसा डालने से केस क्लोज कैसे होगा? क्यों? या तो वो टोटल पैसे अपने एक अकाउंट में मंगाता या टोटल पैसे जो है QR कोड में। यही आपको गेम समझना पड़ेगा, इस गेम को आपको यही समझना पड़ेगा। जो वो अपने खाते में पैसा मंगा रहा था वो पैसा उसका खुद का था। क्यों? इसी चीज को आप क्लियर करेंगे अभी। बाद में आपका कितने में सेटलमेंट हुआ है? जी बाद में हमने सर बहुत बात किया जाके, तो सर 65,000 में हुआ है। 65,000 रुपये कितने में हुआ है? 65,000। 65,000 रुपये में। अब यहीं पे आपको समझने की चीज है, यही ऐसा ही इन लोगों का काम है। मतलब कि अगर आपका लोन अगर 10,000 में अगर क्लोज हो रहा है तो इनको 20,000 रुपये चाहिए। 10,000 रुपये रिकवरी एजेंट के अकाउंट में चाहिए और 10,000 रुपये कंपनी के QR कोड में, जो भी जैसे भी लोग पेमेंट करवाते हैं वो करवा लेते हैं। ठीक, तो यही आपको एक चीज़ समझने की जरूरत है। आखिर ये सब चीज़ उजागर कैसे हुआ? ऑफिस में जाकर उजागर हुआ या कि सिर्फ क्या बोलते हैं वो घर पे आया तो उसी से आपने बात कर लिया? नहीं सर, हम ऑफिस में गए थे। ऑफिस में गया तो कौन कौन ऑफिस में गया था? जी सर, हम बहुत परेशान थे तो हमने किसी से सुना प्रज्ञा के बारे में। सर वो लोग बहुत हर समस्या बोल नहीं पा रहे हैं, काफी लोगों के पास में गए, काफी लोगों ने इनकी मदद करने से इनकार कर दिया। बोले 1,00,000 जो भी कंपनी का टूट है जो आप टोटल जमा करेंगे तभी आप बचेंगे, वरना आपका घर दुआर जमीन ऐसे कुछ बेचने की जरूरत है। जी सर, कह रहे हैं या तो पैसे दे दो या चाहे ट्रैक्टर भी दे दो एजेंसी वालों को। तो हमने सर बहुत परेशान थे सर, क्या करते? आप ट्रैक्टर दे दो या फिर उनको पैसे दे दो। अब ट्रैक्टर आदमी कह देगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनका बोलना है कि 3,60,000 रुपये पैसे जमा कर चुके हैं, उसके बावजूद 2 साल तक ये किस्तें अपनी जो है कि भरते रहे। उसमें भी क्या हुआ है कि कई बार रिकवरी एजेंट वाले इनके घर पे आए, इनसे पैसा ले गए हैं और वो चीज़ जो है कि अभी स्टेटमेंट में वो चीज़ नहीं आया हुआ है, वो चीज़ स्टेटमेंट में नहीं है। तो अब 3,60,000 प्लस अगर नहीं होगा तो 1-1.5 लाख रुपये उन्होंने जमा, अब 4-5 लाख रुपये जमा करने के बाद में इंसान अपना ट्रैक्टर का, उस ट्रैक्टर के चक्कर में इनकी टोटल जमीन गिरवी पड़ी हुई है, उस ट्रैक्टर के चक्कर में इनका टोटल जेवर बिक चुका है। आप जेवर समझते होंगे, स्त्रियों के जो आभूषण होते हैं वो टोटली बिक चुके हैं। तो आखिर उस ट्रैक्टर को कह देते। अब वर्तमान कंडीशन ऐसी थी कि इनके पास में किसी पैसे का कोई भी जुगाड़ नहीं था, यहाँ तक इनका सिविल भी बिल्कुल खराब हो चुका है। सिविल के लिए क्या बोला? जी सर, बोला पुणे वालों ने कि इसकी अब तो जिंदगी खराब हो गई, इसकी मतलब इस सब कोई लोन नहीं मिलेगा, इसकी सिविल बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जी सर, पूना वाले ऑफिस जब गए तो वहाँ जब इनको स्टेटमेंट दिया गया तो वहाँ ये बोले कि इनका सिविल पूर्ण रूप से खराब हो चुका। सिविल के विषय में आप लोग बढ़िया जानते होंगे, किसी भी कस्टमर के लिए एक लोन लेने के लिए सिविल स्कोर बहुत ही अहमियत रखता है। अब सब कुछ खराब करने के बाद में व्यक्ति अगर अपना ट्रैक्टर ही वापस कर दे तो फिर उसका क्या बचेगा? उसका कुछ बचना नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि अब इन्होंने एक सिस्टम देखा, इन्होंने अपने माइंड में एक चीज़ जो है कि बसाया कि जब मेरा ज़मीन गिर में रख दिया गया, जब मेरे जेवर मेरे स्त्री के टोटल जो है कि जो इनकी वाइफ हैं, जो इनकी माता जी हैं, उनका टोटल जेवर इस ट्रैक्टर में बेच दिया गया और इनकी सिविल भी खराब हो गया था। तो अब सिविल खराब तो हुआ वो अलग की बात है, दरअसल के पास में 1,84,000 थे ही नहीं। तो उन्होंने एक अब जो है कि इनके दिमाग में बात आया कैसे लेकर थोड़ा मोड़ा मैं जो है कि दे पाऊंगा और मेरा एक ट्रैक्टर जो कि बच जाए। उसके बाद में क्या होता है कि ये पूना वाले ऑफिस गया, वहाँ से स्टेटमेंट निकलवाने के बाद में जो है कि वहाँ के मैनेजर से बात की। मैनेजर ने ये बोला कि 65,000 रुपये में आपका निपट जाएगा। और रिकवरी एजेंट वाले क्या बोल रहे थे कि 50,000 हमारे खाते में डालो, 50,000 रुपये आप कंपनी के QR कोड में जो कि डाल दीजिए, आपका लोन जो है क्लोज हो जाएगा। ये सिस्टम था? जी सर। अच्छा, आपका इसमें हमारे इस तरह से आपका क्या मदद हो पाया? इसमें हमने इसमें क्या मदद किया? सर आपके इस तरह से बहुत मदद हुआ हमारा। क्या मदद कर दिया हमने? सर आप वहाँ गए, स्टेटमेंट हमारे साथ जाके निकलवाया सर, फिर आपने हम आपके साथ गए थे? जी सर। अच्छा, और सर हमारे मम्मी पापा गए थे, हमारे भैया गए थे सर, और आपने बहुत हेल्प किया हमारा। हमने आपसे कितना पैसा लिया है? सर कोई पैसा नहीं सर, कोई पैसा नहीं लिया है तो बताओ। नहीं सर, कितना लिया है? कोई पैसा नहीं लिया। इस काम को करने का हमने इनसे किसी प्रकार का कोई भी पेमेंट नहीं लिया है और ना हम किसी के हेल्प करने का पेमेंट लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये चैनल ऐसा ही है, इस पर कोई
क्या बोलते हैं, शायद किसी का हेल्प नहीं करते होंगे, ऐसे ही मतलब व्यूज पाने के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, पैसे के लिए ऐसा काम करते होंगे। तो यहाँ हम लोग जिसका भी हेल्प करते हैं, हमारी टीम जिसकी भी हेल्प करती है, दिल खोल के हेल्प करती है, बगैर किसी प्रकार कोई भी चार्जेस लिए हुए ही हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके साथ में जा रहे हैं, आपके साथ में कोई वर्क कर रहे हैं, आपका कोई हेल्प कर रहे हैं तो हम आपसे चार्जेस ले रहे हैं। चार्जेस यही है कि अगर आपका काम बनता है तो आप भाई के जैसे हमारे पास में बैठ के अपना वीडियो बना के जो भी आपको परेशानियाँ, जो भी दिक्कतें रही हैं, आप यहाँ बैठ के आप बता सकते हैं लोगों को, जिससे कि लोगों में एक विश्वास हो, जिससे लोगों में एक क्या उम्मीद हो कि हाँ वास्तविक अगर कहीं हेल्प होता है तो प्रज्ञा योर ऑन राइट यूट्यूब चैनल पे ही होता है। डायरेक्टली आप यहीं पे संपर्क किए? जी सर। किसी के माध्यम से किया या वीडियो देखते थे? सर वीडियो देखा आपका। वीडियो देखा जी। किसी से सुना था कि यहाँ पे ऐसा काम होता है? जी कई लोगों से सुना था, बाद में जब थक गया था सर कि लोग बताने लगे कि वहाँ जाओ, सर हम आपके पास आ गए। कई लोगों ने बताया और इन्होंने हमारा वीडियो जो देखते रहे हैं और देखते रहते थे, बाद में आए, संपर्क किए, संपर्क करने के बाद में इनका जो भी काम था वो हमने किया और करने के बाद में अच्छा आज आप खुश हैं, आज आपका जो है क्लोजिंग, जो आपका लोन क्लोजिंग का जो है वो सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो खुश हैं आज आप? जी सर। जी। अच्छा, इसको लेने के लिए हम लोग गए या नहीं गए? जी हम लोग गए। कौन गया था? सर आप गए थे और मैं गया था। हम और भाई गए थे, दोनों साथ साथ गए, जबकि ये जाके अकेले भी निकलवा सकते थे, लेकिन फिर भी इनके साथ जाके इनका क्लोजिंग का कागज लाके इनको हमने दिया है। तो इस वीडियो में मेरे हिसाब से आप लोग समझ चुके होंगे कि रिकवरी एजेंट और जो क्या बोलते हैं रिकवरी है, फाइनेंस कंपनी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि फाइनेंस कंपनी कभी नहीं चाहती है कि हमारे जो कस्टमर है वो हमसे टूटे, लेकिन जो बीच में जो रिकवरी एजेंट होते हैं इनका क्या काम होता है, सिर्फ इंसेंटिव पे ये लोग काम करते हैं। इससे हम एक तरह से परसेंटेज बोल सकते हैं या कमीशन बोल सकते हैं, उस पर काम करते हैं और अपने परसेंटेज और अपने कमीशन के चक्कर में ये ऐसे भाइयों को काफ़ी परेशान करते हैं। तो अगर रिकवरी एजेंट वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से सुनना, जो RBI की जो गाइडलाइन है उसको बढ़िया से पढ़ो, पढ़ने के बाद में ही आप किसी को जाके परेशान करो या उसे टॉर्चर करो, ठीक है? आप पहले उससे बढ़िया पढ़ोगे, आपको टॉर्चर करने की RBI ने आपको टॉर्चर करने का आदेश दिया है या नहीं दिया है, क्या आदेश दिया है, जो आदेश दिया है उसे जेन्युइन आप लोग पालन कीजिए। साथ ही मैं एजेंसी वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले कस्टमर की स्थिति को देखिए, उसकी आर्थिक स्थिति को देखने के बाद में ही, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट सेल करने के चक्कर में आप किसी भी व्यक्ति को आप फंसा दें। अगर आपको फंसाते हैं तो हर व्यक्ति ऐसे भाई के ऐसे परेशान होता है, जैसे आज ये भाई परेशान है वैसे हर व्यक्ति परेशान होता है, ठीक है? अच्छा, RC का क्या मामला चल रहा है आपका? सर अभी तो RC का कोई मामला नहीं चल रहा है सर। अब हमने एजेंसी में पैसा दे रखा है उसके लिए, वो कह रहे हैं हम बनवा देंगे। तो RC के बगैर NOC आपको मिलेगी नहीं? जी नहीं सर। फिर कैसे क्या होगा सर? फिर एक बार उनके पास हम जाएंगे सर, उनसे कहेंगे कि हमारा RC बनवाइए, चाहे जो भी कुछ है, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे सर। ठीक है जी। मतलब 5 साल में अभी तक इनकी RC जो है कि नहीं बन पाई है। अब फिलहाल लोन क्लोजिंग का इनको कागज मिल चुका है, अब दोबारा से एजेंसी वालों के, अच्छा एजेंसी वही है, एजेंसी चेंज हो चुकी है? सर एजेंसी चेंज हो चुकी है। पहले उस एजेंसी का नाम क्या था? जी महिंद्रा। महिंद्रा जी। और किसी उसका कोई नाम था? पन्नू। पन्नू जी, पन्नू करके जी। पन्नू एजेंसी का नाम है या कि उसके मैनेजर का नाम है? जी मालिक का नाम है। मालिक का नाम पन्नू है जी। अच्छा ठीक, पन्नू, ठीक है। तो और कुछ कहना चाहेंगे भाई लोगों से? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैं फंसा हूँ, ऐसे परेशान हूँ, आप इस वीडियो को देखिए, तो इसको इस पर गौर कीजिए, और अगर आप इस समस्या में हैं तो ये भैया आपका प्रज्ञा का हेल्प ले लेंगे, और इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं तो सबकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, जो भी भाई मेरे पास आएंगे उसकी जरूर हेल्प करेंगे, जरूर आपके साथ में चलने को। अगर हमारे आसपास के हैं, आसपास का कोई काम है तो हम आपके साथ भी चलने को तैयार हैं। अगर दूर के हैं तो आपको टोटल जो है कि सलाह देंगे, टोटल आपको राय जो है कि निःशुल्क राय जो है कि आपको फ़ोन पे मिलता रहेगा। तो